Hello, friends. You are most welcome on my YouTube channel English with Razvir. And in today's lecture, we are going to discuss about Geoffrey Chaucer. Dear friends, Geoffrey Chaucer is considered the father of English. He is considered the prince of plagiarists. He is considered the first modern English writer. At the same time, so many tags are attributed to that person, Geoffrey Chaucer. Today we are going to discuss about Geoffrey Chaucer's life and his works. Mainly in today's lecture we will discuss about French period and Italian period. Geoffrey Chaucer was born in 1340 एंड ही डाइड इन 1400। हालांकि जोफ्रे चौसर की बर्थ ईयर के बारे में जहाँ तक सवाल है, कुछ क्रिटिक कहते हैं कि उनका जन्म 1343 में हुआ था, 1343 के अंदर हुआ था। कुछ का मानना है कि 1340 के अंदर हुआ था। कुल मिला के मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि ही वॉज बोर्न इन 1340, और इसलिए जोफ्रे चौसर की जो बर्थ ईयर है वो 1340 ही काउंट की जाती है। इनकी डेथ हुई थी 1400 में। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वॉज बरीड इन वेस्टमिंस्टर एबे। उनकी मैरिड है, ही वॉज मैरिड टू फिलिपा डी रॉइट। इनकी जो मैरिज है वो फिलिपा डी रॉइट के साथ हुई थी, और फिलिपा डी रॉइट थी, सी वॉज सिस्टर टू जॉन गाउंट्स थर्ड वाइफ। जॉन गाउंट्स जो नोबल था, उनकी थर्ड वाइफ की सिस्टर थी, यानी रॉयल एक्सेस से इस फिलिपा डी रॉइट की वजह से उनकी अच्छी हो गई थी। हिज सन वॉज लेविस। लेविस उनके सन का नाम था, और इसी लेविस को इन्होंने डेडिकेट किया है अपनी बुक ट्रीटीज ऑन द एस्ट्रोलैब। ये तो ब्रीफ उनकी लाइफ के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन वाज बरीड इन वेस्टमिंस्टर एबे। चौसर का जन्म कब हुआ था, उनकी शादी किसके साथ हुई थी, और उनकी जो शादी हुई थी उनका जॉन गाउंट से क्या रिलेशन था, या किस टाइप से रिलेशंस था। जो उन्होंने ट्रीटीज ऑन द एस्ट्रोलेब लिखी है वो किसको डेडिकेट की हुई है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट चौसर्स वर्क। Chaucer's work mainly fall into three main periods, and these three main periods are: first one is French period, and that French period started in 1360 and it came to an end in 1370. Italian period start in 1370 and 1385, and finally the English period, the most fertile period of his career. फ्रेंच पीरियड है वो 1360 से स्टार्ट हुआ था और 1370 तक चला था। इस फ्रेंच पीरियड के अंदर इन्होंने जो मेन वर्क लिखे थे, उन मेन वर्क्स में से सबसे पहला नाम आता है द रोमांट और द रोमांस ऑफ द रोज। ये जो रोमांस ऑफ द रोज है, इट इज़ एन एलिगोरिकल पोइम रिटन इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट, और ये लगभग 8000 लाइन्स के अंदर लिखी गई बुक है। रोमांस ऑफ द रोज बुक है, एक्चुअली दिस बुक इज़ ए ट्रांसलेशन ऑफ रोमन डीला रोज। ये जो रोमन डीला रोज बुक है, ये डी म्योंग और डी लोरिस के द्वारा लिखी गई है कोलाबोरेशन के अंदर, और चौसर के द्वारा लिखी हुई बुक रोमांस ऑफ द रोज ये उसका ट्रांसलेशन ही है। इट इज़ ए डिस्कोर्स ऑन द ड्रॉबैक्स ऑफ द मैरिज एंड फ्रेलिटीज ऑफ वीमेन। ये जो बुक रोमांस ऑफ द रोज है, ये मैरिज के ड्रॉबैक्स के बारे में है और फ्रेलिटीज ऑफ वीमेन के बारे में है। क्वेश्चन इस पे बनता है कि रोमन डिला रोज जो बुक डी म्योंग और डी लोरिस है, उससे इन्फ्लुएंस्ड होकर चौसर ने कौन सी बुक लिखी थी, या चौसर की बुक है रोमांस ऑफ द रोज, दैट बुक इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच बुक, और कौन से राइटर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस हुई है। जो सेकंड इम्पोर्टेंट बुक है फ्रेंच पीरियड की, वो है द बुक ऑफ द डचेस। द बुक ऑफ द डचेस इट इज़ एन एलेगरी ऑन द डेथ ऑफ ब्लेंच, और ब्लेंच कौन थी, द वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गाउंट। जॉन ऑफ गाउंट की वाइफ थी ब्लेंच। हालांकि जो जॉन ऑफ गाउंट थे, उनकी जो थर्ड वाइफ थी, उनकी सिस्टर थी, वो जोफ्री चौसर की वाइफ थी।
ये जो बुक है द बुक ऑफ द डचेस, इट इज़ एन एलिगरी ऑन द डेथ ऑफ ब्लेंच. It expresses husband's grief and sings the praises of the duchess. duchess जिनकी डेथ हो गई थी ब्लेंच की, इनकी प्रेज के अंदर है और किस तरह से हस्बैंड की ग्रीफ को दिखाती है ये बुक. थर्ड जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है कॉम्प्लेन अनटू पिटी. दिस इज़ अ रिमार्केबल बुक एंड particularly it became remarkable for its skillful use of 7-line stanza. और यही 7-line stanza later on came to known as rhyme royal. rhyme royal के रूप में जो पॉपुलर हुआ था वो 7-line स्टेंजा था. और ये कंप्लेन इनटू पीटी बुक है, ये 7-line स्टेंजा, या फिर यूँ कहें इट इज़ रिटन इन राइम रॉयल. Now we start the second period and that is इटालियन पीरियड. इटालियन पीरियड उनका 1370 से स्टार्ट हुआ था और ये तब स्टार्ट हुआ था जब जोफ्रे चौसर की रॉयल एक्सेस होने की वजह से उन्होंने ही मेड सो मैनी विजिट्स टू इटली. और वहाँ पे जाने के बाद पेट्रार्क बोकेसियो जैसे राइटर्स से इनकी मुलाकात हुई थी और उनसे वो प्रभावित हुए. एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टेड राइटिंग इन इटालियन लैंग्वेज. और जो इटालियन पीरियड है उसके अंदर उनकी फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट बुक है दैट बुक इज़ पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स. पार्लियामेंट ऑफ बर्ड्स के नाम से भी ये जानी जाती है और कई बार इसको असेंबली ऑफ फाउल्स के नाम से भी जाना जाता है. इट इज़ रिटन इन राइम रॉयल. दिस बुक पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स इज ऑल्सो रिटन इन राइम रॉयल एंड इट इज़ ऑफ 699 लाइन्स अप्रोक्सीमेट. What happens in this poem, Parliament of Owls? In this poem, nature called a parliament of birds to choose their mates, and the nature called these birds on a special day, and that special day is Saint Valentine's Day, which is celebrated on 14th of Feb. It is a type of beast fable written to celebrate the marriage of Richard II to Anne of Bohemia. Second important book that is written in Italian period and that is House of Fame. House of Fame है ये क्लोज रिजेम्बलेंस है दांते की डिवाइन कॉमेडी से. It is a dream allegory and written in octosyllabic couplet. What happens in House of Fame? House of Fame के अंदर Dante is carried by an eagle and he is taken to heaven to see the House of Fame. House of Fame को देखने के लिए ईगल है इनको हेवन पर लेके जाता है. and whatever he observes, Dante observes in that House of Fame, the सेम थिंग इज़ रिटन बाय जोफ्रे चौसर इन हाउस ऑफ फेम. तो हाउस ऑफ फेम में ये भी दांते के द्वारा जो लिखी हुई डिवाइन कॉमेडी से इन्फ्लुएंस्ड होकर इन्होंने ये बुक लिखी थी. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बुक ऑफ इटालियन पीरियड इज़ हाउस ऑफ र्यूमर. हाउस ऑफ र्यूमर इज़ डायरेक्टली बोरोड फ्रॉम हिज पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स. फोर्थ इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ इटालियन पीरियड इज़ ट्रोइलस एंड क्रेसिडा. ट्रोइलस एंड क्रेसिडा है इट इज़ टेकन फ्रॉम बोकेसियोस फिलेस्ट्रेटो. बोकेसियोस की फिलेस्ट्रेटो बुक है उससे ये लिया गया है. और जोफ्रे चौसर को फादर ऑफ नॉवल और जो ग्रैंड फादर ऑफ नॉवेल्स कहा जाता है उसका रीजन यही था इनकी बुक ट्रोइलस एंड क्रेसिडा. ट्रोइलस एंड क्रेसिडा है इसकी नैरेटिव स्किल, चौसर की जो नैरेटिव स्किल है इस पोइम के अंदर ट्रोइलस एंड क्रेसिडा के अंदर, और इनका जो करेक्टराइजेशन है इस बेस के ऊपर इसको हम फर्स्ट नॉवल भी कह सकते हैं. बट इट कैनॉट बी कंसिडर्ड एज ए फर्स्ट नॉवल क्योंकि इसका रीज़न ये था कि नॉवल इज जनरली रिटन इन प्रोज और ट्रोइलस एंड क्रेसिडा है ये वर्स में लिखी गई थी. अदरवाइज जितने भी नॉवेल्स के फीचर्स होते हैं वो सारे फीचर्स जोफ्रे चौसर ने ट्रोइलस एंड क्रेसिडा के अंदर डाले थे. द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन, इट इज़ द फर्स्ट अटेम्प्ट टू राइट इन हीरोइक कपलेट. हीरोइक कपलेट के अंदर
लिखने का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था जोफ्रे चौसर के द्वारा, वो स्टार्ट हुआ था लीजेंड ऑफ गुड वीमेन के द्वारा। यही हीरोइक कपलेट लेटर ऑन ड्राइडन के हाथों में आके और पोप के हाथों में आके परफेक्शन को प्राप्त हो गया था, और जो जोफ्रे चौसर ने स्टार्ट किया था हीरोइक कपलेट में लिखना लीजेंड ऑफ गुड वीमेन के अंदर। इस लेजेंड ऑफ गुड वीमेन के अंदर डिफरेंट टेल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम लेटिन सोर्सेज इन प्रेज ऑफ वीमेन। ऑन द बेसिस ऑफ दीज few writings of Geoffrey Chaucer, we came to know that Geoffrey Chaucer somehow influenced by either French writers or Italian writers, and that's why ही इज़ कंसिडर्ड द प्रिंस ऑफ प्लेजरिस्ट। प्रिंस ऑफ प्लेजरिस्ट का टैग दिया जाता है, वो इसीलिए दिया जाता है क्योंकि जब भी कोई बात आती है, चाहे भले ही इनकी ट्रोइलस एंड क्रेसिडा की बात आई, भले ही इनकी हाउस ऑफ फेम की बात आए, या इनकी जो भी बुक है पार्लियामेंट ऑफ हॉल्स की बात आई, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जोफ्रे चौसर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय either French writers or Italian writers, and that's why he is considered the prince of plagiarist. In the next video lecture, we will discuss about the most important work of Geoffrey Chaucer, and that is Canterbury Tales. Without Canterbury Tales, Geoffrey Chaucer is incomplete. So please subscribe the channel if you haven't subscribed the channel, and press the bell icon to remain updated of the upcoming videos. Thanks for joining me.